हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेनर एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जिससे जेई एग्ज़ाम में 7-8 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। आज का चैप्टर रहेगा एलसी गेट यानी संपर्क फाटक। संपर्क फाटक से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको आज के वीडियो में करवा दूंगा। तो संपर्क फाटक से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेष श्रेणी संपर्क फाटक पर टीबीयू डैश से अधिक होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000, यानी आंसर सी हो जाएगा। दोहरी लाइन पर एक क्लास संपर्क फाटक पर टीबीयू डैश के बीच होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 से 30,000 के बीच, आंसर बी हो जाएगा। सिंगल लाइन पर ए श्रेणी संपर्क फाटक पर लाइन की क्षमता 80% होनी चाहिए और गेट से गुजरने वाले सड़क के वाहनों की संख्या डैश से अधिक होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से अधिक होनी चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। संपार से आगे डैश सिग्नल उनके परिचालन और अनुरक्षण दोनों के संबंध में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के नियंत्रणाधीन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्यतम स्टॉप यानी सिग्नल के बाहर, आंसर सी हो जाएगा। फाटक वाले के पास डैश श्रेणी का चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो उसका चिकित्सा क्या होनी चाहिए? तो A3 होनी चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा। संपर्क फाटक पर पटरियों की जांच का न्यूनतम क्लीयरेंस डैश होनी चाहिए। तो न्यूनतम क्लीयरेंस कितनी होनी चाहिए वो चेक रेल का? तो इसका आंसर हो जाएगा 51, यानी बी हो जाएगा, और मैक्सिमम 57 रहता है। पीएससी स्लीपर के साथ लेवल क्रॉसिंग के लिए किसी भी मामले में ओपनिंग में डैश से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए, यानी ओवरऑलिंग जो गेट पे किया जाता है तो अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 2 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा बी। रेलवे सीमा के साथ स्थित संपर्क फाटक के दोनों ओर एक स्पीड ब्रेकर संभावित अधिकतम दूरी पर परंतु डैश से अधिक दूरी पर नहीं उपलब्ध किया जाना चाहिए। तो स्पीड ब्रेकर जो है कितनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए? तो ये 20 मीटर के अंदर ही लगाया जाना चाहिए, उससे अधिक दूरी पर नहीं लगाया जाना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। संपर्क फाटक पर चेक रेल की न्यूनतम लंबाई फाटक की चौड़ाई से डैश अधिक होनी चाहिए। तो संपर्क फाटक पे जो है जितनी चौड़ाई, अगर ये गेट है समझिए, ये गेट से 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी 2 मीटर चेक रेल लंबी होनी चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। रेल पथ की मध्य रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी है। तो रेल पथ की सेंटर से गेट पोस्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 3 मीटर होनी चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा।
रेल पथ की मध्य रेखा से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो रेल पथ की जो मध्य से गेट लॉज की दूरी है वो 6 मीटर होनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। रेल पथ के समानांतर और सड़क के समानांतर गेट पोस्ट से संपार फाटक पर फेसिंग की न्यूनतम लंबाई होती है। तो जो गेट पे वारगेटिंग लगाया हुआ रहता है, तो रेल पथ के साइड 15 मीटर और सड़क के साइड 10 मीटर, यानी आंसर हो जाएगा सी, 15 मीटर एंड 10 मीटर। विशेष श्रेणी फाटक के लिए गेट कीपर्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो विशेष श्रेणी के जो गेट होते हैं उसमें गेट कीपर की संख्या न्यूनतम 3 होते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ए श्रेणी फाटक के लिए गेट कीपर्स की न्यूनतम संख्या होती है, तो इसके लिए हो जाते हैं 2, यानी डी हो जाएगा। श्रेणी 1 सड़क पर स्पेशल श्रेणी संपर्क फाटक के बाहर लेवल रोड की लंबाई होती है। तो श्रेणी 1 अगर स्पेशल श्रेणी के गेट हैं तो उसमें रोड की लंबाई 15 मीटर सीधी लेवल अवस्था में होनी चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 सड़क पर अगर ए श्रेणी संपर्क फाटक के बाहर लेवल रोड की लंबाई होनी चाहिए। तो अगर श्रेणी 2 के गेट हैं तो उसमें 8 मीटर तक सीधी रोड और लेवल रोड होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। पंद्रह मीटर से आगे विशेष श्रेणी संपर्क फाटक के बाहर अनुमत सड़क की ढलान, अगर 15 मीटर सीधे जाने के बाद अगर विशेष श्रेणी के संपर्क फाटक है तो उसकी ढलान कितना हो जानी चाहिए, तो 1/40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। चौकीदार वाले संपर्क के फ्लैंज मार्ग द्वारा साफ किया जाना चाहिए। तो उसको फ्लैंज मार्ग जो है किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए, तो गेटमैन द्वारा साफ किया जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। संपर्क फाटक पर रेल पथ और सड़क के बीच क्रॉसिंग का कोण डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो सड़क और रेलवे लाइन के बीच वो 45 डिग्री का कोण से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चौकीदार सहित संपर्क फाटकों पर गेट आरेख के साथ चेतावनी बोर्ड डैश पर सड़क के किनारे से डैश पर लगाया जाना चाहिए। तो वार्निंग बोर्ड जो लगाया जाता है वो 1.8 से 2.1 मीटर सड़क के किनारे और रेलवे सीमा पर लगाया जाना चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चौकीदार सहित संपर्क फाटकों पर सिंगल स्ट्रिप के साथ चेतावनी बोर्ड और गेट आरेख को गेट पोस्ट से डैश की दूरी पर लगाना चाहिए। तो सिंगल स्ट्रिप बोर्ड जो चेतावनी बोर्ड रहते हैं गेट पर वो 50 से 100 मीटर दूरी पे लगाया जाना चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। जब गेटमैन रात में गाड़ी का अलग होना देखता है तो उसे फिर अगर गेटमैन गाड़ी को पार्किंग देखता है तो उसे क्या करनी चाहिए, तो कभी भी लाल बत्ती का प्रदर्शन ना करे, इसके बजाय सफ़ेद बत्ती ऊपर और नीचे लंबवत रूप में लहराते हुए दिखानी चाहिए, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। जब गेटमैन गाड़ी के हॉट एक्सल या आग जैसी असामान्य दुर्घटनाएं देखता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर दिन में देखता है तो उसे लाल झंडा का उपयोग करना चाहिए और रात में देखता है तो लाल बत्ती का उपयोग करना चाहिए, यानी आंसर इसका हो जाएगा क्रमशः दिन व रात के दौरान लाल झंडा या लाल बत्ती प्रदर्शित करेगा। आंसर ए हो जाएगा।
चौकीदार सहित संपर्क के लिए एडीएन के निरीक्षण की अनुसूची है। यानी एडीएन निरीक्षण संपर्क फाटक को कितने दिनों में करनी चाहिए, तो उसे 6 महीनों में एक बार करनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। संपार में चेक रेल क्लियरेंस डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57, यानी आंसर ए हो जाएगा। गेट पोस्ट से डैश मीटर की न्यूनतम दूरी पर ऊंचाई गेज स्थित होना चाहिए। यानी गेट से कितनी दूरी पे हाइट गेज लगानी चाहिए, हाइट गेज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी बी हो जाएगा। संपार पर जनगणना की आवृत्ति डैश वर्ष है, तो उसमें जनगणना किया जाता है तो वो कितनी वर्ष में की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी सी हो जाएगा। 20 श्रेणी संपार पर गेट कीपर की न्यूनतम संख्या डैश होनी चाहिए, तो 20 श्रेणी संपर्क पर गेट कीपर की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा। संपर्क के पहुंच पर सीटी संकेतक बोर्ड डैश दूरी पर उपलब्ध किया जाना चाहिए, तो सीटी संकेतक बोर्ड जो गेट पे लगाए जाते हैं वो कितनी मीटर दूर पे होना चाहिए, तो गेट से 600 मीटर, यानी आंसर सी हो जाएगा। सी श्रेणी संपार के लिए मापदंड डैश है, इसका आंसर हो जाएगा सी श्रेणी के लिए 20,000 TBU से कम, यानी आंसर बी हो जाएगा। प्रमुख और अन्य जिलों की सड़कें डैश कोटि की सड़कों के अंतर्गत आती है, तो श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं जिले की सड़कें, यानी आंसर सी हो जाएगा। विशेष श्रेणी संपार के लिए मापदंड डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 TBU से ऊपर, आंसर बी हो जाएगा। यदि TBU 30,000 से 20,000 तक हो और सड़क वाहन यूनिट की संख्या 750 से अधिक हो तो संपार डैश श्रेणी का होगा। तो कौन सा श्रेणी का संपार हो जाएगा, तो वो बी श्रेणी का संपार हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ए श्रेणी संपर्क के लिए मापदंड डैश है, तो ए श्रेणी के लिए जो संपर्क है उसका TBU 50,000 से ऊपर और 30,000 के बीच होनी चाहिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। संपार पर गेट पोस्ट सड़क के डैश पर लगाए जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो गेट पोस्ट जो है स्क्वायर में लगाया जाना चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। संपारों पर जनगणना डैश द्वारा की जाए, तो संपार पर जो जनगणना की जाती है वो बहुविषयक निरीक्षक दल द्वारा, यानी आंसर डी हो जाएगा। संपार जनगणना में मोटराइज्ड 2 पहिया वाहन डैश इकाई हैं, तो आपको 2 पहिया वाहन का TBU यूनिट कितना दिया जाएगा, तो उसकी इकाई है 0.25, यानी आंसर सी हो जाएगा। संपार जनगणना में बैलगाड़ी बार टांगा डैश इकाइयाँ हैं, तो बैलगाड़ी और टांगा का जो यूनिट TBU यूनिट मिलेगा उसको कितना मिलता है, तो उसका 1 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। यदि संपार वक्र में है तो गेट लॉज वक्र के डैश ओर बनाया जाएगा, तो अगर वो कर्व पे अगर गेट है तो उसको बाहर साइड में गेट लॉज बनाया जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। एडीएन को फाटक उपस्करों का निरीक्षण डैश माह में एक बार करना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ, यानी डी हो जाएगा। संपार पर स्पीड ब्रेकर की
चौड़ाई डैश मीटर होती है। तो संपर्क पर जो स्पीड ब्रेकर की चौड़ाई होती है ये 2 मीटर की होती है, यानी आंसर बी हो जाएगा। संपर्क पर स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई मध्य में डैश होती है। तो स्पीड ब्रेकर देखिए इस तरह से रहता है, तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ, और बीच की जो ऊंचाई है वो 125 होनी चाहिए, वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संपर्क पर स्टॉप बोर्ड डिस्क का व्यास डैश होनी चाहिए। तो संपर्क पर जो स्टॉप बोर्ड डिस्क का व्यास होता है यह 600 होता है। आप देखे होंगे गेट बंद करने के बाद बूम में एक इस तरह से ऐसा लगा दिया जाता है, तो उसकी ये व्यास जो है यह 600 होनी चाहिए, यानी आंसर सी हो जाएगा। स्क्वायर संपर्क फाटक में चेक रेल की न्यूनतम लंबाई गेट की चौड़ाई प्लस डैश मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर गेट से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर ये देखिए ऐसा रोड इतना गया तो वो चेक रेल जो है इससे 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर दोनों साइड अधिक होना चाहिए, यानी इसका आंसर 2 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। रोड मेटलिंग के किनारे से गेट लाज की न्यूनतम दूरी डैश मीटर होनी चाहिए। तो गेट लाज जो होता है रोड मेटलिंग के किनारे 6 मीटर दूरी पे होने चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। श्रेणी 1 सड़क में गेट पोस्ट से बनाए रखी जाने वाली लेवल रोड की लंबाई डैश मीटर होनी चाहिए। तो श्रेणी 1 जो गेट है उसकी रोड जो है लेवल में होनी चाहिए, तो ये 15 मीटर दूरी तक लेवल होनी चाहिए, आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 और 3 सड़क में गेट पोस्ट से बनाए रखी जाने वाली लेवल रोड की लंबाई डैश मीटर होनी चाहिए। तो श्रेणी 2 और 3 की अगर गेट है तो लेवल में रोड होनी चाहिए, तो कम से कम 8 मीटर तक लेवल होनी चाहिए, उसके बाद उसको ढलान दिया जा सकता है, आंसर सी हो जाएगा। संपर्क पहुँचों में श्रेणी 1 सड़क ढलान डैश से तीव्र नहीं होनी चाहिए। तो श्रेणी 1 की अगर गेट है तो ढलान उसकी 1/40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। संपर्क पहुँचों में श्रेणी 3 सड़क ढलान डैश से तीव्र नहीं होनी चाहिए। अगर श्रेणी 3 के गेट हैं तो उसकी जो है सड़क की ढलान 1/20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। संपर्क पहुंच में श्रेणी 2 सड़क ढलान डैश से तीव्र नहीं होनी चाहिए। अगर श्रेणी 2 के गेट है तो आपको तीव्र नहीं होनी चाहिए, तो ढलान 1/30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें देख लिए होंगे 1 में 1/40, श्रेणी 2 में 1/30 और श्रेणी 3 में 1/20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रेणी 1 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की न्यूनतम सीधी लंबाई डैश मीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर, यानी ए हो जाएगा। श्रेणी 1 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की वांछित सीधी लंबाई डैश मीटर होती है। तो इसका आंसर 30 मीटर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। श्रेणी 2 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की न्यूनतम सीधी लंबाई डैश मीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर, यानी बी हो जाएगा। कहीं कहीं इसका 8 मीटर भी देता है। श्रेणी 2 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की वांछित सीधी लंबाई डैश मीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5, यानी कि सी हो जाएगा।
श्रेणी 3 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की न्यूनतम सीधी लंबाई डैश मीटर होती है। तो इसकी सीधी लंबाई जो है 4.5 मीटर तक कम से कम होनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 3 सड़कों के लिए गेट के बाहर सड़क की वांछित सीधी लंबाई डैश मीटर है। तो वांछित सीधी लंबाई ये 15 मीटर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। समपार फाटक पर सुरक्षा के दौरान चेक रेल से 3 पटाखे डैश मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो सुरक्षा के लिए जो है 3 पटाखे रखे जाते हैं, और कितनी दूरी पे? तो ये आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी बी हो जाएगा। यदि गेट को सिग्नल द्वारा सुरक्षित किया जाता है तो उसे डैश गेट कहा जाता है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा अंतरपासन, यानी इंटरलॉकिंग गेट, यानी ए हो जाएगा। समपार फाटक पर उपलब्ध पटाखों की संख्या डैश है। तो गेट पे कितने पटाखे दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी कि सी हो जाएगा। एलसी गेट से डैश मीटर और डैश मीटर पर पटाखों की चौकी उपलब्ध की जाए। तो पटाखों की चौकी बनाया जाता है गेट से, तो कितनी कितनी दूरी पे? तो एक 600 मीटर और 1200 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। किसी भी कारण के लिए चेक रेल फिर से नियत नहीं की जा सकती है, तब गाड़ियों के लिए डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध दी जाए। अगर किसी कारण से गेट खोला हुआ है और गेट फिर से फिक्स नहीं किया है, तो वो गाड़ी के लिए स्पीड हो जाएगा 30 से अधिक नहीं जानी चाहिए, यानी कि कॉशन ऑर्डर में जानी चाहिए जब तक चेक रेल नहीं लगाया गया। आंसर डी हो जाएगा। गेट के उपस्करों की जांच जेई या फिर वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेलपथ द्वारा डैश में एक बार रोटेशन में की जानी चाहिए। तो उसकी सामान को जांच जो है जेई या फिर एसएससी रेलपथ द्वारा की जानी चाहिए, तो 1 महीने में रोटेशन से की जानी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। विशेष श्रेणी समपार में काम करने के लिए गेट कीपरों की न्यूनतम संख्या डैश है। तो विशेष श्रेणी समपार फाटक में गेट कीपर की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। रेल पथ के समानांतर प्रत्येक गेट पोस्ट से फेसिंग की लंबाई न्यूनतम डैश मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर, यानी कि सी हो जाएगा। अंतरपासन गेट में गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए डैश है, यानी कि इंटरलॉकिंग गेट जो है हमेशा वो खुली अवस्था में रहता है। आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्ग सड़कें डैश कोटि की सड़कों के अंतर्गत आती है। तो ये जो है श्रेणी 1 के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी हो जाएगा। हॉट एक्सल देखने के मामले में गेटमैन द्वारा डैश सिग्नल दिखाया जाए। तो हॉट एक्सल अगर गेटमैन देखा तो उसे सिग्नल दिखानी चाहिए रेड, यानी आंसर ए हो जाएगा। गाड़ी के अलग होने के मामले में गेटमैन द्वारा डैश बत्ती नहीं दिखाई जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बत्ती, यानी आंसर सी हो जाएगा। गाड़ी के अलग होने यानी पार्टिंग होने के मामले में गेटमैन द्वारा डैश बत्ती को ऊपर और नीचे लहराना चाहिए। तो ये कौन सी लाइट लहराना चाहिए? तो सफ़ेद बत्ती, यानी आंसर ए हो जाएगा। जब अंतरपासित गेट पर यानी कि इंटरलॉकिंग गेट पर गेट सिग्नल खराब होते हैं तो गेट को डैश नियमों के अनुसार संचालित किया जाए। अगर इंटरलॉकिंग गेट का सिग्नल खराब हो गया तो आप
नॉर्मल गेट यानी गैर अंतरपासित नियम के अनुसार से गेट को संचालन करना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। एकल लाइन में संपर्क फाटक पर वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी द्वारा न्यूनतम डैश संख्या में बैनर झंडे उपलब्ध कराए जाएं। तो एकल लाइन अगर संपर्क फाटक है सिंगल लाइन में, तो उसको न्यूनतम कितनी जो है संख्या में बैनर फ्लैग होनी चाहिए? तो न्यूनतम 3 होनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। सिग्नल किस गेट से संबंध है? तो सिग्नल जो है वो इंटरलॉकिंग से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा, अंतरपासित। गेट के पास कितने लाल और वह कितने हरे झंडे उपलब्ध होने चाहिए? उसके पास कितने लाल और कितने हरे झंडे कम से कम होनी चाहिए? तो एक गेट के पास 3 लाल और 1 हरे झंडे होनी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। यदि एक रोड वाहन को ऊंचाई गेज स्तर से ऊपर तक लोड किया जाता है तो गेटमैन का पहला कर्तव्य क्या होगा? अगर हाइट गेज से ऊपर गाड़ी लोड करके ला रहा, अगर गेटमैन देख लिया तो उसका फर्स्ट कर्तव्य है वो वाहन को रोकना, यानी आंसर ए हो जाएगा। गैर अंतरपासित गेटों में गेट खोलने के लिए गेटमैन को कितनी दूरी पर बैनर झंडा लगाना चाहिए? तो गेट खोलने के समय जो गेटमैन है वो कितनी दूरी पे झंडा लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर, यानी बी हो जाएगा। चलती गाड़ी में गेटमैन ने धुआं या आग देखता है तो उसे गार्ड को डैश झंडी या बत्ती दिखानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बत्ती या फिर झंडा दिखाना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। 45 वर्ष से कम उम्र के गेटमैन डैश वर्ष में एक बार पीएमई में उपस्थित होना चाहिए। अगर गेटमैन की 45 वर्ष से उम्र कम है तो उसको कितनी वर्ष में एक बार पीएमई होना चाहिए? तो उसे 4 वर्ष में, यानी आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा चश्मे का उपयोग करने के लिए निर्धारित करने पर गेटमैन द्वारा कितने चश्मे ड्यूटी पर साथ लाने चाहिए? अगर डॉक्टर ने किसी गेटमैन को बोला कि चश्मा आपको लग गया है तो वो ड्यूटी के दौरान कितने चश्मे लाएंगे? तो उसे 2 चश्मा लाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। गैर अंतरपासित गेट पर प्राइवेट नंबर का स्टेशन मास्टर से आदान प्रदान करने से पहले गेटमैन को डैश सुनिश्चित करना चाहिए। तो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने से पहले गेटमैन को क्या ध्यान देना चाहिए? तो गेट बंद स्थिति में होना, सही स्थान पर लगाए गए बैनर झंडे लाल बत्तियां को हटाना, जांच करे कि गेट पार करने के लिए गाड़ी को कोई अवरोध नहीं होना, यानी इसका आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। A3 चिकित्सा कोटि में कर्मचारियों का आयु 45 से 55 वर्ष के बीच हो तो वह डैश वर्षों में एक बार पीएमई में उपस्थित होना चाहिए। अगर कोई भी गेटमैन 45 से 55 के बीच में है तो उसकी पीएमई प्रत्येक 2 वर्ष में होनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 3 चिकित्सा कोटि के कर्मचारी का आयु अगर 55 वर्ष से अधिक हो तो वह डैश वर्षों में एक बार पीएमई में उपस्थित होना चाहिए। अगर 55 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसे प्रत्येक वर्ष पीएमई के लिए जाना चाहिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। किसी गाड़ी को सिग्नल देने के बाद अंतरपासित गेट के अगर कोई सड़क वाहन बम को नुकसान पहुंचाता है और रेल पथ पर रुक जाता है और गाड़ी को अवरुद्ध करता है तो गेटमैन को तुरंत डैश करना चाहिए। तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? सिग्नल को फिर से फुटबैक करना चाहिए, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। गैर अंतरपासित गेट पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर जारी करने से पहले
गेटमैन को डैश सुनिश्चित करना चाहिए। तो गेटमैन को क्या करना चाहिए, वो गेट बंद स्थिति में है और सभी बूम पर ताला है। 5 मीटर की दूरी पर लगाया गया बैनर झंडा हटाया है। संपर्क क्षेत्र में गाड़ी को सुरक्षित चालन के लिए कोई अवरोध नहीं है, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा सभी। संपार पर गेट को लंबी श्रृंखलाओं और स्टॉप बोर्ड के साथ बंद करने के बाद गाड़ी को गुजरते समय गेटमैन को डैश पर खड़ा होना चाहिए। तो वह संपार गेट पे खड़ा होना चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा गाड़ी गुजरते समय। आपातकाल के मामले में गेटमैन गेट छोड़ सकता है डैश। तो गेट कब छोड़ सकता है, तो उसे विधिवत स्टेशन मास्टर को सूचित करते हुए, गेट को बंद करके और गेट को पैडलॉक करके, यानी सभी करने के बाद आप गेट छोड़ सकते हैं आपातकालीन मामले में। आंसर डी हो जाएगा। संपार फाटक पहुंच मार्ग पर 600 मीटर पे जो WL बोर्ड होता है और रेल स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 मीटर, यहाँ कहीं कहीं 2 मीटर भी देता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गाड़ी पार्किंग को छोड़कर किसी भी असामान्यता को गेटमैन बार ट्रैकमैन द्वारा देखी गई हो तो उसे तुरंत डैश करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, लोको पायलट या गार्ड को लाल हाथ सिग्नल दिखाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। गाड़ियों के ड्राइवरों को डैश संपार को छोड़कर कोई प्रकाश संकेत नहीं मिलेगा जहां उन्हें लाल बत्ती दिखाई देगा और रेलवे लाइन के आसपास फाटक बंद हो तथा सड़क यातायात के लिए खुले हो। तो वो कैसा गेट होगा, वो विशेष श्रेणी का गेट होगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। डैश सिग्नल से आगे के संपर्क फाटक संचालन और अनुरक्षण दोनों मामलों में रेलपथ निरीक्षक के नियंत्रणाधीन रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर मोस्ट स्टॉप। जो भी सिग्नल के बाहर गेट होते हैं वो रेलपथ निरीक्षक के अंतर्गत आते हैं, तो उसे निरीक्षण रेलपथ निरीक्षक ही करेंगे। आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, LC गेट यानी संपर्क फाटक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैं आपको करा दिया हूं। आप इसे माइंड में सेट रखें कि एग्जाम में इससे 7 से 8 क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखें और अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों।